हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक ले आ रहे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होगा यूपीएससी के बिगिनर के लिए और जो स्टार्ट कर चुके हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन उनके लिए भी। बेसिकली आज हम हमारे इस वीडियो में ए टू जेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाए। सबसे पहले बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन को मैंने 5 टॉपिक्स पर डिवाइड करा है। बेसिकली बहुत सारी स्टेप्स होती है मगर मैंने एक नए बिगिनर के लिए 5 टॉपिक्स पे डिवाइड करा है, उससे आज अपन एक्सप्लेन करते हैं। जो भी बिगनर अगर पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, पहले उसको क्लियर थॉट होना चाहिए कि वाई यूपीएससी इज योर ड्रीम। ठीक है, बेसिकली ड्रीम क्लियर क्यों होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कि आपको आईएएस बनना है और आपको पता ही नहीं कि आपको क्यों बनना है, किस लिए बनना है। तो अगर ये पता नहीं है, बस आपने किसी से सोशल मीडिया में देखा है या कोई मूवी देख के आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आपको कंटिन्यू मोटिवेट रखता है। कुछ समय के बाद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, एग्जाम से उठ जाएंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे, या तो आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। बेसिकली अगर इनर मोटिवेट जब आता है, जब आपका पर्पस और रीजन, ठीक है, क्लियर हो, तो आपका बनता है विजन। ठीक है, समझ में आया? जब आपका पर्पस और रीजन क्लियर होता है तो क्या बनता है आपका विजन। जब विजन बनता है तो आपको वो ये विजन आपको कंटिन्यू मोटिवेटेड रखता है। ठीक है, कंटिन्यू मोटिवेट रखता है। क्यों? बेसिकली क्या होता है, जब अभी हमें थॉट ही नहीं पता, हमारा पर्पस ही नहीं पता, हमारा रीजन ही नहीं पता कि हमें यूपीएससी क्यों करनी है, तो क्या क्या रीजन होगा हमें मोटिवेट होने का। बेसिकली हमने मूवी देखी, कल दूसरी मूवी देखेंगे तो दूसरे आईएएस बन जाएंगे, या एक आज आईएएस को फॉलो कर रहे हैं तो कल कोई साइंटिस्ट हो या आर्मी देखी या कोई पॉलिटिशियन दिखा तो कल से पॉलिटिशियन बन जाएंगे। बेसिकली आज सारे स्टूडेंट्स अपने कोई ना कोई जो हीरोज होते हैं उसके हिसाब से अपना ड्रीम बनाते हैं, और जैसे जैसे उनका चेंज होता है इंटरेस्ट किसी और हीरो की तरफ, वो अपना पूरा का पूरा करियर भी चेंज करते हैं। इस टाइप के बच्चे होते हैं। मगर मैं कहता हूं आपको पता होना चाहिए कि ये यूपीएससी क्यों करनी है, उसका पर्पस क्या है, मेरे पास रीजन क्या है, और उसी से आपका विजन बनेगा जो आपको कंटिन्यूस मोटिवेट करेगा। क्योंकि यूपीएससी में कुछ टाइम का मोटिवेशन नहीं चाहिए, कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए। किसी का 2 अटेम्प्ट में निकलता है, किसी का 3 अटेम्प्ट में निकलता है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। बेसिकली ये प्रिपरेशन अगर एवरेज देखो तो 2 से 3 साल तो लगते हैं इसमें, और 2 से 3 साल कंटिन्यू वर्क करने के लिए एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट है, अगर आप इस प्रिपरेशन में उतर रहे हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए क्वेश्चन आपके लिए कि ये मेरा यूपीएससी ड्रीम क्यों है, और ड्रीम को फाइंड आउट करना तो क्या करना कि आप इस यूपीएससी करके आपका पर्पस क्या होगा, रीजन क्या होगा और आपका विजन क्या है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी 3। पहला एक थॉट है कि हमें एग्जाम करनी या नहीं करनी। ठीक है, अगर ये स्टेप पे आप पास होते हैं, फिर दूसरी स्टेप आती है आपकी, अब यूपीएससी करनी है तो अब कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि आप अंडरस्टैंड करो किसको, एग्जाम को, कि एग्जाम क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम चाहता क्या है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाओ। हिस्ट्री बोली तो हिस्ट्री पढ़ने लग गए, पॉलिटी बोली तो पॉलिटी पढ़ने लग गए। पॉलिटी है भाई, हिस्ट्री पॉलिटी भी है, तो एमपीपीएससी के लिए अलग होता है, एसआई के लिए अलग होता है, पटवारी के लिए अलग होता है, और यूपीएससी की डिमांड अलग होती है। तो पहले आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आप जिस एग्जाम को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसी तरह से उसको पढ़ेंगे कि किस लेवल का पॉलिटी पूछा जा रहा है। तो सर सब बच्चों का यही है कि सर इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करें जब हमें कुछ नहीं आता, कैसे करें। तो मेरा है सबसे पहले आप पैटर्न देखिए, पहले सिलेबस पढ़िए। क्या करिए, पहले सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पढ़िए, आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉर्डर क्या है, किस तरह के से आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, सिलेबस देखा, सिलेबस में जैसे आपको बोलेंगे एनर्जी लिखा हुआ है, सिलेबस 3rd पेपर जीएस थ्योरी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। टॉपिक तो सेम ही है, मगर आपको लग रहा है कि तो चलो एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉपिक्स है, तो उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देखेंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। किससे देखेंगे, प्रीवियस ईयर के। सिलेबस बाय हार्ट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उससे आपको क्या पता लगेगा, पैटर्न। ठीक है ना, किस टाइप का। तो पहले सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, तो जब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। ठीक है ना, किस तरह के से क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप एग्जाम करेंगे, कोई सी भी बुक पढ़ेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और ये टाइप की चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बेसिकली अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, हारेंगे, फिर समझेंगे। मेरा बेसिकली ये कि आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बुक उठाने टाइम,
तो आपके नोट्स भी ढंग के बनेंगे। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपके नोट्स एग्जाम रिलेटेड बनेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे नोट्स ऐसा लगता ही नहीं कि यूपीएससी के एग्जाम में यूपीएससी पूछता क्या है और हम बना क्या रहे हैं। क्यों? उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि उन्होंने पैटर्न को ही नहीं समझा, इसी कारण उनके नोट्स अच्छे से नहीं बनते हैं। ये हो गई सेकंड स्टेप, मतलब अभी तक आपने पढ़ना ही नहीं चालू करा, उससे पहले आपको 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट करनी पड़ रही है। इसके लिए आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम लेना। कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले अच्छे से सोचना, विचारना, फिर एग्जाम स्टार्ट करना। ठीक है, अब आता है कि मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया है, अंडरस्टैंडिंग कर ली है, आपने जो बताया वो हो गया है। अब हमें स्टार्ट करते हैं हम इनिशियल स्टेप। अब मैं इनिशियल स्टेप बोलता हूँ कि इनिशियल स्टेप हमें स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी से? बेसिकली आप 6 से भी कर सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक। अगर आपको बेसिक आपका स्कूलिंग अच्छा हुआ है और आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ, तो फिर आप 11-12 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। मगर 11-12 की एनसीईआरटी तो छोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो 6 से 10 है वही रिपीटेड होता है 11-12 तक। तो आप चाहो तो 6 से भी कर सकते हो और 11-12। एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको न्यूज़ पेपर करना है। किस पे फोकस करना है आपको? न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो एनसीईआरटी की फाउंडेशन बनेगा उसी से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले आप एनसीईआरटी करिए और न्यूज़पेपर करिए। तो ये आपका जो जनवरी का टाइम है इस प्रिपरेशन का, मैं कह रहा हूँ 4 और 5th मंथ में पूरी एनसीईआरटी खत्म करिए और 4 और 5th में ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको पता लग जाएगा। किस टाइप का वर्ल्ड है, कैसा हो रहा है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या पार्लियामेंट कर रहा है, क्या प्रोसेस है। तो ये एक तरह से आपकी होगी इनिशियल स्टेज। 4-5 मंथ की इनिशियल स्टेज होती है। फिर आती है एक आपकी एडवांस स्टेज। अब यहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। एडवांस स्टेज में आपको सबसे पहले जितनी भी रेफरेंस बुक है, ठीक है, रेफरेंस बुक को पढ़ना है आपको। अपनी रेफरेंस बुक, जैसे लक्ष्मीकांत है, ठीक है ना, कोई जिसे लियोन बोलता है ज्योग्राफी के लिए, जितनी भी रेफरेंस बुक आपकी जो बुक लिस्ट है उस पे से आप, बहुत कॉमन बुक लिस्ट है, कुछ में ज़्यादा सर्च मत करिए। कभी भी आप हो तो हमने जो मैसेज भी करे थे तो मैं बुक लिस्ट भी रेफर कर दूंगा। ठीक है, तो उस बुक लिस्ट की रेफरेंस बुक को पढ़िए। ठीक है, अब जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बनाना स्टार्ट कर दीजिए? नोट्स बना दिए आपने। ठीक है, तो जिससे आपका बर्डन है वो कम हो जाएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लेते हैं कि न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ कहते हैं हम तो बनाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। पर मेरे हिसाब से नोट्स मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ को आप पढ़ रहे हैं और उसको समराइज करके लिख रहे हैं तो 70% तो वहीं आपको रिमेंबर हो गया है। बस एक बार और रिवाइज करेंगे आप तो 80-90% कंटेंट आपको याद होता है। तो मैं इसलिए नोट्स बोलता हूँ। नहीं तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि हम मैगजीन से कर लेंगे, उससे कर लेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मगर मैं तो नोट्स इसलिए रेफर करता हूँ कि किससे आपको रिमेंबर बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, अब रेफरेंस बुक हो गई, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, 2-3 मंथ में आपने रेफरेंस बुक को 3-4 मंथ में रेफरेंस बुक खत्म कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि अभी शुरू में इनिशियल में टाइम लगता है, जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो फिर टाइम नहीं लगता है। याद रखना, मैंने एनसीईआरटी को 4-5 मंथ देख रहा हूँ और यहाँ 3-4 मंथ रख रहा हूँ रेफरेंस बुक को। क्यों? क्योंकि शुरू में सिटिंग करना डिफिकल्ट होता है। जब एक बार सिटिंग हो जाती है और सब कुछ अच्छा चलता है तो कंटिन्यूस आपका काम हो जाता है। अब नोट्स कंप्लीट हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब आपको स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विदाउट आंसर राइटिंग को आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो आपने नोट्स बनाए, जो रेफरेंस बुक में आपने गेन किया है, वो आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आंसर राइटिंग सबसे बड़ी सक्सेस ऑफ की है। क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये सब की बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ सारा गेम ही आंसर राइटिंग से होता है। ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग अगर आपने कर ली तो आपको सिलेक्शन के चांसेस यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप एक टेस्ट सीरीज लगाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है उसको हर 15 दिन के बाद रिवाइज जरूर करिए। एक दिन रिवीजन का जरूर रखिए। वीकली में मैं तो कहता हूँ एक वीक में रिवीजन का डे रखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आप इधर से काम खत्म करते जा रहे हैं और उधर से आपको वापस से क्या हो रहा है, सब कुछ भूलते जा रहे हैं, फिर से वापस से पढ़ना पड़ेगा। मगर रिवीजन इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है।